नमस्कार, मैं सतीश भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RSSS सेंटर ऑफ नॉलेज के इस केवीएस के सेकंड वीडियो लेक्चर में मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले क्लास में जो हमारा केवीएस का सिलेबस है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, इसके तहत कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके क्या मीनिंग होते हैं, इसके क्या अर्थ होते हैं, उसको हम लोग सीख चुके हैं। आज की क्लास में हम वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर है पहले उसको सीखते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं, यानी कि बालक के वृद्धि और विकास से संबंधित जो मुख्य रूप से सिद्धांत हैं, आज हम उस पर चर्चा करते हैं। और पिछले वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी सराहना की है, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हम अपने इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए सीखते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। वैसे तो हम लोग सामान्य तौर पर जो वृद्धि है और विकास, इसको हम देख चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शारीरिक या ये कहें कि जैविक कोशिकाओं में जो परिवर्तन होता है, वो भी कैसा परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, उसे हम वृद्धि कहते हैं। और वहीं वृद्धि के परिणाम स्वरूप शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में जो गुणात्मक परिवर्तन होता है उसे हम विकास कहते हैं। तो आइए इस अंतर को हम एक स्लाइड के माध्यम से देखते हैं कि आखिर वो अंतर क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो वृद्धि है और विकास, तो यहाँ पे पहला अंतर है कि वृद्धि का जो आशय है, वृद्धि का जो आशय है यह साधारण रूप में केवल बढ़ने से है। यानी कि जो वृद्धि है यह कोशिकीय परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, यानी कि साधारण रूप में, साधारण का मतलब इसमें कोई विशेषीकरण नहीं होगा, कोई इसमें गुण नहीं होगा। हाँ, सामान्य रूप से बस इसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसी को हम वृद्धि कहते हैं। तो यहाँ पे पहला ही अंतर है कि सामान्य रूप से केवल बढ़ने को हम वृद्धि कहते हैं, लेकिन विकास के बारे में देखिए कि विकास का अर्थ है बढ़ने के साथ साथ उचित रूप से बढ़ने का भाव निहित होता है। किसमें? विकास में। यानी कि विकास में बढ़ते भी हैं, यानी कि बढ़ने के साथ साथ उसमें उचित रूप से बढ़ने का भाव निहित होता है। यानी कि वृद्धि में केवल बढ़ने का भाव है, लेकिन विकास में बढ़ने के साथ साथ उचित रूप में बढ़ने का भाव निहित है। दूसरा अंतर है कि वृद्धि में प्रायः मात्रात्मक परिवर्तन यानी कि भाव निहित है। यानी कि वृद्धि को हम आसानी से माप सकते हैं। मापने का अर्थ है कि हम बालक में कितनी वृद्धि हुई है उसे आसानी से माप सकते हैं। लंबाई कितनी बढ़ी हुई है, उसका वजन कितना बढ़ा हुआ है, और भी जो चीजें इसमें हैं उसको हम आसानी से माप सकते हैं। लेकिन वहीं पे बात आती है कि जो वृद्धि है वो मात्रात्मक है, लेकिन जो विकास है वह गुणात्मक भाव को अपने अंदर रखा हुआ है। यानी कि विकास में गुणात्मक परिवर्तन होता है और गुणात्मक परिवर्तन का हम आसानी से मूल्यांकन या मापन नहीं कर सकते हैं। गुणात्मक परिवर्तन के लिए हमें उसके व्यवहार को, यानी कि बालक के व्यवहार को काफ़ी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसका अवलोकन करना पड़ेगा। कुछ समय लग सकता है, तो कुछ समय के बाद हम किसी बालक का विकास को माप सकते हैं, अर्थात उसके गुण को समझ सकते हैं। तो गुणात्मक होता है कौन? विकास, और वृद्धि मात्रात्मक होती है। अगला पॉइंट है कि वृद्धि शब्द का प्रयोग केवल बाह्य आकार में बढ़ोतरी के संबंध में ही नहीं किया जाता, बल्कि आंतरिक अंगों, जैसे कि वृद्धि का अर्थ ये नहीं है कि आपको केवल बाहरी लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है तो आप कहेंगे, वजन बढ़ रहा है तो कहेंगे कि वृद्धि हो रही है। नहीं, वृद्धि बाहरी भी होती है और आंतरिक, यानी कि आपके आंतरिक अंगों में जो परिवर्तन होता है उसे भी हम वृद्धि कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, लंबाई, चौड़ाई और भार, ये आपके बाह्य रूप से दिखाई देते हैं,
जबकि आपके हृदय का बढ़ना, मांसपेशियों का बढ़ना और हड्डियों का बढ़ना, ये जो है आपका आंतरिक परिवर्तन है। यानी कि वृद्धि में आपके बाह्य और आंतरिक परिवर्तन निहित है। वहीं पे हम देखें कि विकास में कि विकास का प्रयोग शरीर के अंगों की बनावट में परिवर्तन तथा वृद्धि के साथ साथ विभिन्न अंगों के एकीकरण एवं क्रियाशीलता के रूप में करने से है। इस बिंदु को समझा जाए तो कहा जा रहा है कि वृद्धि के साथ साथ विभिन्न अंगों के एकीकरण और क्रियाशीलता, यानी कि बालक के अंदर जब वृद्धि होती है तो वृद्धि में यह देखा गया है कि वृद्धि के परिणाम स्वरूप अगर उसका विकास सही नहीं हो रहा है तो जो वृद्धि है उसमें अनेक कमियां दिखाई देती हैं। जैसे कोई बच्चे की लंबाई बढ़ रही है और लंबाई बढ़ रही है लेकिन उचित मात्रा में नहीं बढ़ रही है, तो वह लंबाई उसके लिए बीमारी का कारण, या ये कहें कि उसमें जो लंबाई बढ़ रही है उसमें कोई ना कोई कमी है, यानी कि उचित मात्रा में लंबाई नहीं बढ़े। मांसपेशियां बढ़ रही हैं लेकिन मजबूत नहीं है, हड्डियां बढ़ रही हैं लेकिन मजबूत नहीं है, यानी कि उनके सहन क्षमता भी कम है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एकीकरण का अर्थ होता है कि जब कोई बालक कोई कार्य कर रहा है तो उसके सारी इंद्रियां उस पर कार्य करें। जैसे बच्चे को कलम पकड़ना है तो जो दिमाग उसका कह रहा है कि हमें यह चाहिए और हाथ उसको पकड़ रहा है तो हाथ को घुमा के दूसरे तरफ से ला रहा है, इसका मतलब कि एकीकरण नहीं है, विकास सही से नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही बच्चे का एकीकरण होगा यानी कि उसके विकास सही से होगा तो सारी इंद्रियां एक साथ काम करेंगी। तो दिमाग कहेगा कि पेन को पकड़ना है तो वो सीधे पेन को पकड़ेगा, नहीं कि हाथ को इधर उधर से घुमाकर लाएगा। बच्चे को चलना है तो बच्चा चलेगा। तो एकीकरण का अर्थ है कि चलने का मतलब है कि वह सही तरीके से चलेगा, लड़खड़ा कर नहीं चलेगा। एकीकरण और क्रियाशीलता, सही से क्रिया करेगा। तो ये बिंदु हैं जो वृद्धि और विकास में अंतर को प्रदर्शित करते हैं। अगले कुछ बिंदु को देखते हैं कि वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती। जैसा कि आपने पिछले क्लास में देखा है कि वृद्धि एक निश्चित सीमा के बाद रुक जाती है, या बहुत अपवाद स्वरूप दिखता है कि कुछ वृद्धि हुई है, अन्यथा यह एक निश्चित सीमा के बाद रुक जाती है। कब? परिपक्वता ग्रहण करने के साथ ही यह समाप्त हो जाती है। जैसे ही बालक के अंदर मैच्योरिटी का लेवल आता है तो उसके अंदर वृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास की प्रक्रिया जो है वह सतत प्रक्रिया है, यानी कि वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और कब तक? जीवन पर्यंत, यानी कि जीवन के अंतिम सीमा तक विकास होगा आपका। तो यहाँ पे क्या है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं, वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, लेकिन वहीं पर विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, यानी कि वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन होंगे वो दृष्टिगोचर, यानी कि आप उसको आसानी से देख सकते हैं। देखिए क्या करा कि वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, यानी कि इसे हम आसानी से देख सकते हैं, यानी कि भली भांति मापा जा सकता है। वहीं पे विकास शब्द का कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तन को प्रकट करता है। इन्हें केवल अप्रत्यक्ष तरीकों का अर्थ है कि जैसे आप हमें देखिए और हमारे अंदर जो गुणात्मक पहलू है, यानी विकास के जो पहलू हैं, आप जब तक मेरे व्यवहार को नहीं देखेंगे तब तक आप मूल्यांकन नहीं कर सकते, यह माप नहीं सकते कि इनका विकास किस लेवल तक है। तो किसी भी व्यक्ति या बालक में वृद्धि को मापना है बहुत आसानी से। हमारी लंबाई क्या है, हमारी मोटाई क्या है, हमारा भार क्या है, सारी चीज़ों को आप आसानी से माप सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर विकास की कितनी संभावनाएं हैं और कितना विकास हुआ है, इसको मापने के लिए आपके पास व्यवहार मुझे करते हुए देखेंगे तभी उसका निरीक्षण कर सकते हैं। जैसे कि कोई बालक टीचर इतिहास पढ़ा रहा है, हो सकता है कि भूगोल भी अच्छा पढ़ा दे। ये कब देखा जाएगा? क्या कब उसका विकास को माप सकते हैं कि यह भूगोल भी अच्छा पढ़ा सकता है, यह अच्छा दौड़ भी सकता है,
अच्छा खेल भी सकता है कोई खेल, कब? जब उसके व्यवहार का आप अवलोकन करेंगे तब। यानी कि बालक अगर शांत है तो नहीं माप सकते, लेकिन वृद्धि को, बालक को ले जाके उसकी लंबाई नाप लीजिए, कोई अवलोकन की जरूरत नहीं है विशेष। भार को ले जाके तराजू पर रख दीजिए, उसका भार माप सकते हैं। इसलिए जो वृद्धि है वह दृष्टिगोचर होती है, उसे हम आसानी से माप सकते हैं। अगले बिंदु क्या है? कह रहा है कि वृद्धि के फलस्वरूप विकास निश्चित रूप से होगा, यह आवश्यक नहीं है। यानी कि वृद्धि अगर हो रही है तो यह जरूरी नहीं है कि विकास आपका होगा, लेकिन विकास अगर हो रहा है तो यह कन्फर्म है कि वृद्धि होनी आवश्यक है। यानी कि विकास के लिए वृद्धि का होना जरूरी है, लेकिन वृद्धि हो रही है तो यह नहीं कह सकते हैं कि उसमें विकास हो रहा है। जैसे लंबाई बढ़ गई हाथ की, लेकिन यह मजबूत है कि नहीं, यह संभव नहीं है। यह हो भी सकता है और यह नहीं भी हो सकता। तो वही कहा जा रहा है कि वृद्धि के फलस्वरूप विकास निश्चित रूप से ही होगा, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन विकास में वृद्धि निहित है। इसके लिए आप एक ग्राफ भी बना सकते हैं कि आप कहेंगे कि यह है आपका विकास, और उसके अंदर कर दीजिए अब वृद्धि। और जब वृद्धि उसके अंदर है, विकास के अंदर, और आप जानते हैं कि वृद्धि मात्रात्मक होती है, आसानी से माप सकते हैं, तो इसका मतलब है कि जो विकास गुणात्मक शब्द है, गुणात्मक, इस गुणात्मक में मात्रात्मक चीज निहित है। इसी को कहा जा रहा है कि जो आपके पास वृद्धि के फलस्वरूप विकास निश्चित होगा, यह आवश्यक नहीं, लेकिन वृद्धि में विकास निहित है। दूसरा अगला पॉइंट है, वृद्धि में किसी प्रकार की चुनौतियों का अभाव होता है। यानी कि बालक का जब वृद्धि होगी तो उसको किसी प्रकार की चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता है। यानी कि बालक जैसे ही शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जाता है, किशोरावस्था में जाता है, तो यह स्वतः उसके अवस्थाएं भी बदलती हैं और उसके शरीर के आंतरिक और बाह्य परिवर्तन भी स्वतः होते हैं। उसके लिए किसी से लड़ाई झगड़ा या किसी भी चीज से संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि वही कह रहा है कि किसी प्रकार की चुनौतियों का अभाव, यानी कि कोई चुनौती नहीं होती है वृद्धि के लिए। लेकिन जब विकास होता है तो कहा जा रहा है कि जीवन के प्रत्येक अवस्था में तभी संभव है विकास, जब हम चुनौतियों का सामना करके उसे सफलतापूर्वक हल कर लेते हैं। यानी कि विकास में बालक की हर अवस्था, शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, यह जैसे ही बालक अवस्था बदलता है, जैसे शैशवावस्था है और इस शैशवावस्था से बालक चला गया बाल्यावस्था, तो इस अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने में संघर्ष करना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस अवस्था से दूसरी अवस्था में जो अनुभव होता है उसकी बालक में कमी, यानी कि यहां से यहां जाने में उसको संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि बालक का जब विकास होता है तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में या किसी एक आयाम से दूसरे आयाम में जब होता है विकास, तो उसको विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ये हमने समझने की कोशिश किया कि जो वृद्धि और विकास है उनमें क्या अंतर है। तो आप इस क्लास को एक बार और सुन लीजिएगा, क्योंकि वृद्धि और विकास में जो अंतर है इसको पेपर में अक्सर पूछते हैं। तो इस पर जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आते हैं, अगर आप इसको अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो वो सारे प्रश्नों को करने में आप समर्थ होंगे। अगला जो बिंदु है हमारा वो ये है कि हम देखते हैं कि जो पॉइंट केवीएस और प्रतियोगी परीक्षाओं में दिए होते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो विकास का सिद्धांत है वो क्या है। तो यहाँ पे चूंकि सिलेबस में दिया है और आपने वृद्धि विकास को समझ लिया है,
और उसकी विशेषताओं को भी समझा है और उसमें अंतर। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है इसको आप बहुत आसानी से कर लेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप जब भी इसका डिस्कस करेंगे कि जो विकास के सिद्धांत हैं इसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से और मनोयोग के साथ डिस्कस करिएगा मेरे साथ, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न होंगे वो कॉन्सेप्चुअल बनेंगे और हो सकता है कि पेपर में इन बिंदुओं को ही दे दे, 4, 5, 3 पॉइंट 2 पॉइंट देकर और पूछ दे कि क्या यह वृद्धि है कि विकास है। तो आप मनोयोग के साथ इस विकास के नियम या सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को सुनिए और समझिए, और हम लोग एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके जो आपका आगामी पेपर आने वाला है उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो कैसे, आइए देखते हैं। विकास के सिद्धांत क्या कहता है। विकास का सिद्धांत, पहला सिद्धांत है क्या कि विकास में परिवर्तन होता है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई स्थिर चीज है और स्थिर चीज है तो यानी कि उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि उसका विकास नहीं हो रहा है। जैसे कोई कहे किसी बालक को या किसी व्यक्ति को, क्या कहे कि अरे आप तो पहले जैसे हैं, यानी कि आज से 5-7 साल पहले जैसे थे वैसे ही आज दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कि पहले गोबर थे तो आज भी गोबर हैं। गोबर मतलब समझ रहे ना, मतलब बिना काम के, तो पहले भी बिना काम के थे तो आज भी बिना काम के हैं। इसका मतलब परिवर्तन नहीं है। यानी कि आपने कोई अपने अंदर समय के साथ परिवर्तन नहीं किया है, क्योंकि समय बदला है, आवश्यकताएं बदली हैं, इच्छाएं बदली हैं और आप अभी वहीं पे खड़े हैं। इसका मतलब कि आपने न तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति की है और ना ही इच्छा बदली है। इसका मतलब है कि आपने कोई अपने अंदर परिवर्तन नहीं किया है। तो उसी बात को कह रहा है क्या कि विकास में परिवर्तन होता है। अगर व्यवहार है तो व्यवहार में भी परिवर्तन होगा। आपका शरीर है और शरीर की मांसपेशियों में वृद्धि भी होगी और परिवर्तन, यानी कि वृद्धि के साथ साथ इसके शरीर के सभी अंगों में एकीकरण अगर होता है तो कहा जाएगा कि आपका शारीरिक विकास सही है। लेकिन 3 साल पहले बीमार थे और आज भी बीमार हैं, इसका मतलब कि आपका शारीरिक विकास सही से नहीं हुआ है, परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब कि आपका विकास सही नहीं हो रहा। अर्थात विकास के सिद्धांत में पहला है कि विकास में परिवर्तन होना चाहिए। अगला बिंदु है कि विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। जैसा कि आपने देखा कि बालक का जो विकास है वो हर अवस्थाओं में अलग अलग होता है। हम ये कहें कि बालक के बाल्यावस्था में जो मानसिक विकास है, कैसा मानसिक विकास या चिंतन, जैसे कोई कहे कि आप अमूर्त चिंतन, तो नहीं, बच्चा बाल्यावस्था में मूर्त चिंतन कर सकता है। अब उसके लिए प्रौढ़ावस्था की आवश्यकता है। अगर अमूर्त चिंतन की तो वह उसी अवस्था में जाकर अमूर्त चिंतन कर सकता है, अन्यथा वो कर नहीं सकता, क्योंकि बालक का जो विकास है वो भिन्न भिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। और अगर वह अवस्थाओं से होकर जा रहा है और हर अवस्था में सही या उचित मात्रा में परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं विकास। इसीलिए कहा जाता है कि विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। अगला बिंदु कि प्रारंभिक विकास, इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कहा जा रहा है कि जो आपका कौन सा विकास है, प्रारंभिक विकास, ये जो प्रारंभिक विकास है, परवर्ती विकास यानी कि उसके बाद का आने वाला विकास जो है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। यानी कि अगर आप देखें कि बाल्यावस्था का बच्चा है और उसको जाना है किशोरावस्था में, तो जो किशोरावस्था का विकास है उससे ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण है बाल्यावस्था। यानी कि अगर बच्चा बाल्यावस्था में सही से विकसित नहीं हुआ है, यानी कि उसका शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से नहीं हुआ है, तो उस बच्चे की जो किशोरावस्था आने वाली है उसमें भी वह अच्छा
परिवर्तन नहीं कर सकता। जैसे कि पहले से ही बालक रोगी हो गया, बीमार हो गया, उसका शारीरिक विकास सही से नहीं हुआ, मानसिक विकास सही से नहीं हुआ, तो जो किशोरावस्था है उसमें तो और तेजी से परिवर्तन होगा, तो बच्चे का वह विकास प्रभावित होगा। यानी कि जो आने वाला विकास है उससे जरूरी है कि जो पहले वाला है उस पर काम किया जाए। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे का जो आने वाला विकास है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहले वाला विकास है। क्यों? क्योंकि इसी के आधार पर आगामी विकास निर्भर रहता है। तो उसी चीज को कहा जा रहा है क्या कि प्रारंभिक विकास से परवर्ती विकास अधिक महत्वपूर्ण होता है। अगला बिंदु है सिद्धांत में कि विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका विकास है, तो यह जो विकास है यह निर्भर है, किस किस चीज पर निर्भर है? अगर देखें तो यह विकास, पहली बात तो यह वृद्धि पर निर्भर है। वृद्धि पर निर्भर का अर्थ है कि वृद्धि होगी तब विकास होगा, अगर वृद्धि नहीं हो रही है तो विकास क्या होगा? तो वृद्धि होगी तो विकास होगा, यानी कि वृद्धि पर विकास निर्भर होगा, एक चीज। दूसरा पॉइंट है कि जब बालक के व्यवहार में परिवर्तन, यानी कि बच्चे का विकास सही होगा तो कैसे होगा? तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है परिपक्वता। एक चीज और है, ये परिपक्वता क्या होता है, पुनर्बलन, ये सब जो चीजें होती हैं आप इसके पहले वाले लेक्चर में जाएंगे तो जो परिपक्वता है वहां पे डिस्कस किया गया है। कहा जाता है परिपक्वता कि वृद्धि और विकास की वह चरम अवस्था जिसके बिना व्यवहार में कुशलता प्राप्त नहीं कर सकते उसे हम परिपक्वता कहते हैं। तो क्या है कि जब विकास होना है सही तरीके से तो उसके लिए परिपक्वता का होना जरूरी है। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है कि परिपक्वता और अधिगम, क्या बोला गया? परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है कौन? विकास। तो जब परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है विकास, तो विकास में निहित हो गया क्या? परिपक्वता और अधिगम। तो आप जानते हैं कि जब तक बालक के अंदर एक मैच्योरिटी का लेवल नहीं आएगा तब तक वह किसी चीज को सीख नहीं सकता, यानी अधिगम नहीं कर सकता। जैसे बच्चे को अमूर्त चिंतन सिखाना है करना, तो जब तक बालक मूर्त चिंतन के लिए परिपक्व नहीं होगा तब तक वह अमूर्त चिंतन नहीं कर पाएगा। जब तक बच्चा कलम, यानी कि कलम को पकड़ने के लिए मैच्योर नहीं होंगे उसके हाथ की उंगलियां, तब तक बच्चा लिखना नहीं सीख सकता। इसीलिए कहा गया है कि जब बच्चा लिखना सीख गया तो उसका व्यवहार बदल गया। जैसे पहले नहीं लिख पाता था तो उसके हाथ कांपते थे, कलम सही से नहीं पकड़ पाता था, अक्षरों को सही तरीके से नहीं लिख पाता था, लेकिन जैसे ही उसकी मांसपेशियां मजबूत हो गई, मैच्योर हो गई, तो कलम को सही से पकड़ने लगा, हाथ कांपना बंद हो गया और बच्चे का व्यवहार बदल गया। तो कहेंगे कि उसका विकास सही हो गया। आइए आगे देखते हैं। तो क्या बोला गया? विकास सिद्धांत है विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है ना। अगला बिंदु है कि विकासात्मक पैटर्न पूर्वानुमेय होता है या निश्चित क्रम में होता है। यानी कि जो विकास का क्रम है, विकास का जो पैटर्न है वह पहले से ही निश्चित है, यानी कि इस तरीके से आपके अंदर विकास होंगे। कौन कौन से विकास की बात करते हैं? तो कह रहे हैं कि जो विकासात्मक दिशा का नियम है, यानी कि जो पैटर्न है वह विकासात्मक दिशा का जो नियम है उसके आधार पर विकास होगा, और जो कि वो पहले से निश्चित है। कैसे? मस्तकाधोमुखी क्रम बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सीटेट में तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और केवीएस में, DSSB में भी इस पर बहुत प्रश्न आए हुए हैं। क्या कि बालक में जो विकास होता है वो किन किन दिशाओं में होता है? तो दो दिशाओं में, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। तो जो क्षैतिज विकास होता है, यहाँ पे देखिए,
शब्द क्या है? मस्तकाधोमुखी, यानी कि मस्तक से अधोमुखी, नीचे की तरफ, यानी कि सिर से पैर की तरफ। तो बालक में जो विकास है, पहला है सिर से पैर की तरफ जो विकास हो रहा है, इसी को कहा जाता है सिरः पदाभिमुख, यानी कि जो बालक का विकास है ऐसे, है ना। तो जो ये विकास हो रहा है सिर से पैर की तरफ, यह विकास कहलाता है मस्तकाधोमुखी क्रम, सिर से पैर की ओर, सिरः पदाभिमुख। और क्योंकि यह सीधे सिर से पैर की ओर रहा है, इसीलिए इसके विकास को हम कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं इस विकास को? इसके विकास को कहते हैं ऊर्ध्वाधर विकास। ऊर्ध्वाधर विकास। ऊर्ध्वाधर विकास का अर्थ है क्षैतिज नहीं है, यह इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं लंबवत विकास। यानी कि सिरः पदाभिमुख ऊर्ध्वाधर विकास, यानी कि यह विकास जो है लंबवत हो रहा है। तो क्वेश्चन इस पर बनते हैं, तो याद कर लीजिए कि विकास की दिशा है एक मस्तकाधोमुखी और दूसरी है निकट दूर क्रम, यानी कि केंद्र से परिधि या पेट और छाती से बाएं और अंगुलियों की तरफ, यानी कि सिरः पदाभिमुख सिर से पैर की तरफ, और एक है निकट दूर, यानी कि हृदय से बाह की अंगुलियां फैली हुई जो हैं, इधर विकास, ऊपर विकास और नीचे विकास। इसी को कह रहा है कि केंद्र से परिधि यानी पेट और छाती, पेट से भी ले लीजिए, छाती और पेट, यहां से नीचे, यहां से बाएं, यहां से दाएं, ये जो परिवर्तन है इसे हम कहते हैं निकट दूर क्रम, और इसे कहते हैं एक और नाम से जानते हैं क्षैतिज। ठीक है, तो विकास की दिशा दो, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। तो जो आपका ऊर्ध्वाधर है उसे कहते हैं सिरः पदाभिमुख, यानी कि मस्तकाधोमुख, यानी कि मस्तक यानी कि सिर से पैर की तरफ, इसी को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। और निकट दूर क्रम यानी कि केंद्र यानी कि छाती और पेट से बाह की अंगुलियों तक, पैरों की अंगुलियों तक, ऊपर तक। ठीक है, जिसे कि हम क्षैतिज विकास कहते हैं। अगला पॉइंट जो है वो है विकासात्मक पैटर्न में पूर्वानुमेय गुण निहित होते हैं। पूर्वानुमेय गुण का अर्थ है कि पहले से ही अनुमान लग चुका है कि बालक के अंदर ये लक्षण आने चाहिए। तो जब भी विकास होगा तो विकास के पैटर्न में पहले से ही शैशव, बाल्य, किशोरा, प्रौढ़ावस्था, इन अवस्थाओं में बालक के अंदर ये गुण आने चाहिए, यानी कि ये लक्षण मिलने चाहिए, और वो पहले से ही निर्धारित हैं। निर्धारित का अर्थ है कि वे लक्षण, बालक का अगर सही तरीके से विकास हो रहा है तो वे लक्षण उसके अंदर स्वतः दिखने चाहिए। तो वही कह रहा है कि विकासात्मक पैटर्न में पूर्वानुमेय गुण होते हैं। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सामान्य से विशिष्ट का अर्थ है कि बच्चे के अंदर जो पहले परिवर्तन होते हैं वो सामान्य परिवर्तन होते हैं, और उस सामान्य परिवर्तन के बाद उसके अंदर विशेषीकरण आता है, यानी कि विशिष्ट परिवर्तन होता है। जैसे बच्चा पहले लड़खड़ा कर चलता है, यानी कि सामान्य चाल चलता है, और जैसे जैसे चलने लगता है उसकी मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं, तो वह बच्चा फिर सही चलने लगता है। बोलने की बात कहें तो पहले सामान्य बोलता है, सामान्य का मतलब है तुलतुला बोलता है, हकलाता है, सही से शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे जैसे वाक इंद्रियां मजबूत होती हैं, सही से उसका विकास होता है, तो वह शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने लगता है, यानी कि बोलने में उसको विशेषीकरण प्राप्त हो गया। क्या बोला जा रहा है? सामान्य से विशिष्ट की ओर पहले सामान्य परिवर्तन होगा, फिर वह मजबूत होगा, सुदृढ़ होगा, उसी को कहा जाएगा विशिष्ट, यानी कि विशेषीकरण। बच्चा पहले सही से नहीं लिख पाता था, अब सही लिखने लगा। पहले बोल नहीं पाता था सही तरीके से, सामान्य बोलता था, हकलाता था, तुलतुलाता था, शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं करता था, अब सही बोलने लगा, यानी कि विशेषीकरण प्राप्त कर गया। तो क्या है सिद्धांत में कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगले बिंदु को देखें हम, क्या है?
कि विकास जो है, विकास में वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ है कि विकास की बात करें तो जो कोई भी, अगर ए बालक है और एक बी बालक है, तो इन बालकों में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है, यानी कि ये एक दूसरे से अलग होते हैं। और ये जो वैयक्तिक भिन्नता होती है ये विकास के स्तर पर भी देखी जाती है, यानी कि एक बालक में विकास और दूसरे समान उम्र के हैं फिर भी इनमें विकास में अंतर पाया जाएगा। विकास की गति में अंतर पाया जाएगा, विकास की अवस्थाओं में अंतर पाया जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि व्यक्ति का जो विकास होता है उसमें वैयक्तिक भिन्नता हो सकता है कि एक बालक दूसरे बालक में विकास के वे लक्षण जल्दी आ सकते हैं और दूसरे बालक में धीरे धीरे आ सकते हैं। इसी को कहा जा रहा है कि बालक में विकास में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया, आपने जैसा देखा है, पिछले डिस्कस किया जा चुका है कि विकास एक निरंतर चलने वाली जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। अगला पॉइंट, प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं होती हैं। सामाजिक प्रत्याशाओं का अर्थ है कि समाज की कुछ अपेक्षाएं होती हैं, यानी कि समाज ने एक मूल्यांकन कर रखा है, मापन बना रखा है कि बालक शैशवा, बाल्या, किशोरा और प्रौढ़ा इन सभी अवस्थाओं से जब होकर गुजरेगा तो उसके अंदर ये लक्षण होने चाहिए, और उस समाज उसकी अपेक्षा करता है कि इस अवस्था में बालक अच्छा बोलने लगेगा, इस अवस्था में बालक चलने लगेगा, इस अवस्था में बालक के अंदर ये मानसिक विकास होंगे। तो ये समाज उनसे अपेक्षा करता है कि ये इनके अंदर हो, और अगर वह नहीं होता है तो कहते हैं कि उसका विकास सही से नहीं हो रहा है। इसी पॉइंट को कहा जा रहा है कि विकासात्मक अवस्था में कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं, यानी कि समाज उनसे अपेक्षा रखता है और उसी अपेक्षा की पूर्ति के लिए ही बालक को संघर्ष करना पड़ता है। आइए देखिए आगे क्या, कि विकास के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ अंतर्निहित कठिनाई होती है। अंतर्निहित कठिनाई का अर्थ वही हो गया कि बालक जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो यहाँ पे अपेक्षाएं निहित हैं और इन अपेक्षाओं को भी पूरा करना है, और बालक को खुद एक तो बाहर और एक आंतरिक, यानी अपने अंदर में भी इन अपेक्षाओं को पूरा करना है। और इसी के कारण उसके पास अनुभव की कमी होती है, सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है, इसीलिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। और इसी संघर्ष को कहा जा रहा है कि उसमें अंतर्निहित कठिनाइयां होती हैं। आगे देखते हैं, अगला बिंदु क्या है कि विकास की विभिन्न या भिन्न भिन्न अवस्थाओं में सुख शांति एक समान नहीं होती है। बहुत अच्छी बात बताई जा रही, क्या एक समान नहीं होती है, यानी कि जब बालक का विकास होता है तो बालक के अंदर जो सुख है, जैसे प्रारंभ के 1 वर्ष को मान लीजिए, तो बालक के अंदर जो सुख शांति होती है प्रारंभ के 1 वर्ष में सर्वाधिक होती है, क्योंकि उस समय न तो बालक के अंदर कोई इच्छा होती है और ना ही उसके अंदर ये कोई सोचने समझने की, अपना पराया, सुख दुख, इस सब चीज़ों से वो परे रहता है। इसलिए बताया गया है कि सामान्य तौर पर जो सुख शांति है वो प्रारंभ की अवस्था में बहुत अधिक होती है, और प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इन सब में जो सुख शांति है वह मिलती नहीं है ज़्यादा। उस समय अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, समाज की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, परिवार की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। उसकी पूर्ति करने के लिए और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय बच्चे के अंदर संघर्ष करना पड़ जाता है बच्चे को, और संघर्ष के परिणाम स्वरूप उसको शांति मिल नहीं पाती है। यहीं पर देखें तो कहा गया कि भिन्न भिन्न अवस्थाओं में सुख शांति एक समान नहीं होती है। सबसे अधिक सुख शांति प्रारंभ के 1 वर्ष में होती है। इसके बाद धीरे धीरे दुख उसको घेरने लगते हैं, क्योंकि लालच और अपेक्षाएं होने लगती हैं और उसकी पूर्ति करने में उसे इन दुख का सामना करना पड़ता है। आगे, प्रत्येक विकास की अवस्था के स्वाभाविक लक्षण होते हैं। जैसा कि आपने देखा, हर अवस्थाओं में बालक का जब विकास होगा तो उस अवस्था में
कुछ लक्षण होंगे और उन लक्षणों का आना आवश्यक है। अगर वे लक्षण नहीं आते हैं तो कहा जाता है कि बच्चे का विकास सही तरीके से नहीं हो रहा है, उसके अंदर कुछ न कुछ कमी है। तो आपने देखा कि ये जो विकास के नियम या सिद्धांत हैं, इतने सारे इसमें लक्षण पाए जाते हैं, या ये कहें कि विकास के ये मुख्य रूप से सिद्धांत हैं। इसे तैयार कर लीजिएगा। ये इतने महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि इनसे पेपर में प्रश्न बार बार आते रहे हैं और प्रश्न आएंगे भी। क्या? विकास के सिद्धांत से हम लोग क्या है कि जैसा कि हम अगले क्लास में जो वीडियो इसका होगा, विकास के सिद्धांत और विकास और वृद्धि में जो अंतर है उसको भी, तो उस पर संबंधित जो प्रश्न है उसको डिस्कस करेंगे। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं हम लोग। तो जो अगला बिंदु है क्या है कि विकास के नियम की शैक्षिक उपयोगिता। ये क्या कहता है? ये बिंदु कहता है कि जो विकास है, आपने पढ़ लिया विकास के नियम को, यानी कि विकास के सिद्धांत को, आपने वृद्धि और विकास सबको पढ़ लिया, बढ़िया। आखिर उसके शिक्षा में क्या उपयोगिता है, यानी कि एक शिक्षक के नाते उसका क्या उपयोग आप करेंगे? क्या? यही बताया जा रहा है। कैसे? कि विकास के नियमों की जानकारी से शिक्षक यह निश्चित रूप से पूर्व कथन कर पाते हैं कि बालकों में किस तरह का विकास हो रहा है और कब विकास की गति धीमी है और कब तेज है। यानी कि एक शिक्षक को यह जानना जरूरी है कि बच्चे का विकास किस तरीके से हो रहा है। अगर बच्चे के विकास के बारे में अगर शिक्षक जानता है तो उसके अंदर व्यवहार में परिवर्तन बहुत आसानी से कर सकता है। यानी कि उसके अंदर जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होता है वो एक शिक्षक समझ सकेगा, और जब शिक्षक समझ लेगा तो बच्चे के लिए उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करेगा, बच्चे की समस्याओं को समझेगा और कब वह सीख रहा है और कब नहीं सीख रहा है, यानी कि उसकी रुचियों के बारे में भी जानकारी रख सकेगा। इन्हीं सभी चीज़ों के लिए एक शिक्षक को विकास के नियम या सिद्धांत को जानना जरूरी है। अगला शैक्षिक, और बालक के हर अवस्थाओं में कैसे पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाए, इसके लिए भी विकास के नियम की आवश्यकता है, तो एक शिक्षक को जानना जरूरी है। अगला, शिक्षक विकास के नियमों के आधार पर बालकों का वातावरण के साथ अच्छे समायोजन करने के लिए प्रेरित कर सकने में समर्थ हो पाते हैं। यानी कि एक शिक्षक को जब विकास के नियमों की जानकारी होती है तो वह बालकों को उनके वातावरण में समायोजन करने में मदद करते हैं, यानी कि अपने अपने वातावरण में बालक समायोजित कर सके, इसके लिए शिक्षक उन्हें तैयार करता है। अगला बिंदु है कि विकास के नियमों के द्वारा शिक्षकों को यह भी पता चल जाता है कि भविष्य में बालक का झुकाव किस ओर अधिक है, इससे बालक का व्यवसायिक निर्देशन, यानी कि बच्चा भविष्य में किधर जाएगा, बालक भविष्य में क्या बनेगा, उसकी जानकारी भी इससे हो जाती है। किससे? विकास के नियमों से। तो इसकी भविष्यवाणी भी कर सकता है शिक्षक, और उसके आधार पर वह यह जानता है, यानी कि विकास के नियमों के आधार पर, कि बालकों का झुकाव किस तरफ है, और जैसे ही बालकों के झुकाव के बारे में शिक्षक जानकारी रख लेता है तो उसका वो व्यावसायिक निर्देशन का अर्थ है कि वह भविष्य में क्या बन सकता है, उसके तरफ उसको गाइडलाइन करना शुरू कर देता है, और बच्चा अपना तेजी से विकास करता है। जैसे किसी को खेलने में रुचि है तो शिक्षक जान गया तो उसको खेलने में प्रोत्साहित करेगा, किसी को पढ़ने में है, किसी को इंजीनियर बनने की इच्छा है, डॉक्टर बनने के गुण देख रहा है, तो शिक्षक उस दिशा की तरफ प्रोत्साहित करता है। अगला बिंदु, विकास के नियमों के आधार पर शिक्षकों को यह भी ज्ञान हो जाता है कि बालक कब संतुलन या असंतुलन की अवस्था में है। हर समय बालक की जो मानसिक अवस्था है वो एक समान नहीं होती है। एक समान नहीं होने का अर्थ है कि बालक की जो मानसिक अवस्था है वो समय समय पर बदलती रहती है, अवस्थाओं में बदलती है, और एक अवस्था में भी परिस्थितियों के अनुसार बदलती है। मान लीजिए बच्चा कष्ट में, दुख में है, तो क्या वह बच्चा अच्छी तरीके से सीख सकेगा? नहीं सीख सकता। तो विकास के नियम ये बताते हैं कि जब बच्चे की मनोदशा
पढ़ने के योग्य है, सीखने के योग्य है इस समय, यानी कि बच्चे के अंदर इच्छा जागृत है, यानी कि बच्चा सीखने के लिए तत्पर है, तभी उसको सिखाइए, अन्यथा सिखाइए मत। तो ये कौन बताता है? विकास के नियम। क्यों? क्योंकि विकास का नियम बताता है कि बच्चा कब संतुलन की अवस्था में है और कब असंतुलन की अवस्था में रहता है। तो जब बच्चा संतुलन की अवस्था में है तो उसको सिखाएंगे, अच्छी तरीके से सीखेगा, और संतुलन की अवस्था में नहीं है तो लाख प्रयास करेंगे, बच्चा सीख नहीं सकता। इसके आगे जो हम लोग आगे देखते हैं कि मानव के वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पे चूंकि समय कम है, केवल नाम जान जाते हैं, इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे, अगले वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। केवल जान जाइए कि मानव के वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, और यह पेपर में अक्सर इससे पूछते हैं कि कौन कौन से कारक हैं और किस श्रेणी में रखे जाएंगे, जिसमें हमारा पहला है जैविकीय कारक। तो जैविकीय कारक यानी कि जीव से संबंधित, यानी कि बालक से संबंधित। तो कौन कौन से जैविकीय कारक में रखते हैं? आनुवंशिकता को रखते हैं, रक्त चयापचय को रखते हैं, आयु को और लैंगिक भिन्नता। चूंकि समय अभाव है, डिस्कस नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ बहुत आप इनको याद रखिएगा बिंदुओं को। तो जैविकीय कारक में, वातावरणीय कारक में भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक कारक में प्रजाति, राष्ट्रीयता या राजनीतिक स्थिति और धर्म को रखा गया है। वहीं पे अन्य कारकों में जन्म क्रम, भयंकर रोग एवं चोट, गर्भ धारण के समय माँ का स्वास्थ्य तथा मानसिक स्थिति। काफ़ी अच्छा डिस्कस का पॉइंट है, हम लोग आगे जरूर डिस्कस करेंगे, काफ़ी समय लग सकता है। माता द्वारा धूम्रपान तथा अन्य नशीले पदार्थों का सेवन आजकल हो रहा है और उसका प्रभाव पड़ता है बच्चे के विकास पर। तो यानी कि सब मिला के देखा जाए तो ये पॉइंट डिस्कस का है, हम लोग अगले डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये अपने दिमाग बैठा के रखिए कि मानव के वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख कारक कौन कौन से? नंबर 1 जैविक के कारक, नंबर 2 वातावरणीय कारक, नंबर 3 सांस्कृतिक कारक, और चौथा है अन्य कारकों में प्रमुख कारक कौन कौन? जन्म का क्रम, किसी माँ के पहले बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा ऐसे हो रहे हैं, तो उनमें जो विकास होता है उनके क्रम, पैदा होने के क्रम के आधार पे उनका विकास भी प्रभावित होता है। आगे आइए, भयंकर रोग चोट, गर्भ धारण के समय माँ का स्वास्थ्य तथा मानसिक स्थिति, माता द्वारा धूम्रपान तथा अन्य नशीले पदार्थों का सेवन। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो KVS का पैटर्न है या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का, यहाँ पर हम सीख चुके हैं वृद्धि, विकास और परिपक्वन, यानी ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन का अर्थ, वृद्धि विकास में अंतर और विकास के नियम। इतने सारे बिंदुओं को हम सीख चुके हैं और संभवतः अगर इससे प्रश्न आता है तो आप उस लायक हो चुके हैं कि उस प्रश्नों को आप आसानी से कर सकें। तो हम लोग अपने इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं और हम इसके ऑब्जेक्टिव को अगले क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के साथ, यानी अगले वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो इसी बातों के साथ हम इस क्लास को बंद करते हैं। धन्यवाद।